नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के जे सिविल पाठशाला। आज तारीख है 10 मार्च 2024 और दिन है सोमवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ जाएंगे जहां पर दो बड़े बड़े आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद द हिंदू की मुख्य खबरों को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये आर्टिकल फ्रांस एंड वहाँ पर जो महिलाओं को फ्रीडम दी गई है एबॉर्शन से रिलेटेड, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा है। नॉर्मली देखा जाए, इंडिया जैसे कंट्री की बात करें जहाँ पर एबॉर्शन गर्भपात आज के समय में कानूनी अपराध है। सरकार से परमिशन लेना पड़ता है तब जाकर के प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर पाते हैं, और उसके लिए भी आपके पास में ठोस रीज़न होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में भारत की जो महिलाएं हैं ना, अपनी बॉडी पर पूरा पूरा हक नहीं रखती हैं। मेरा शरीर मेरा अधिकार, ये चीज़ इंडियन वुमेन्स को नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है, हमारे देश में जब गर्भपात से रिलेटेड एबॉर्शन से रिलेटेड रूल्स इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, उस समय में बहुत ज़्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या कराई गई। जैसे ही उनको पता चल जाता था कि ये लड़की होने वाली है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था। यदि उनको पता चल जाता था कि बॉय होने वाला है तो गर्भपात नहीं कराते थे। ऐसे ही कर कर के हमारे देश में जो लिंग अनुपात है ना, वो गड़बड़ हो गया। लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियों की संख्या कम है। स्टेट वाइज कुछ कुछ स्टेट अच्छे हैं जहाँ पर कुछ कुछ ज़िले भी अच्छे हैं जहाँ पर बेहतर लिंगानुपात हमको देखने को मिलता है। जैसे कि केरल की बात करें, मध्य प्रदेश में बालाघाट की बात करें, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये जो लिंग अनुपात है ना, कितने पुरुषों में कितनी महिलाएं, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, वो बेहतर है। इसी चीज़ को राइट करने के लिए सरकार ने एबॉर्शन को एकदम, एबॉर्शन से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है उनको एकदम हार्ड बना दिया। इससे दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि आज के समय में आप ये तक नहीं पता कर सकते हैं कि पेट में जो बच्चा है वो बॉयज़ है या गर्ल्स है। ठीक है, वो लड़का है या लड़की है हमें पता नहीं करने दिया जाता है। इस चक्कर में क्या होता है, यदि कोई फैमिली है, ठीक है, अब ये चाहते हैं कि एक लड़का हो गया है, ठीक है, अब ये गर्ल्स चाहते हैं, इनके पास में एक बॉय है, वो गर्ल्स चाहते हैं। अब लड़का हो गया, एक और बार यदि प्रेगनेंसी होती है और अगली बार में फिर से लड़का हो जाता है, तो वो तो सोचेंगे यार कि अब हम क्या करें, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी जो जनसंख्या है ना, वो बढ़ते जाएगी। इससे लिंग अनुपात बराबर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि एबॉर्शन को कानूनी तौर पर आप मान्य नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कानूनों को कठोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिंगानुपात को भी मैच करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात जो होने वाली है वो फ्रांस को लेकर के ही होने वाली है। यहाँ फ्रांस को लेकर के बात ऐसे होने वाली है कि कैसे करके यहाँ की जो महिलाएं हैं संघर्ष करी हैं एबॉर्शन को लीगलाइज करने को लेकर के, कि भाई एबॉर्शन यदि कोई महिला कराती है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कानून अभी हाल फिलहाल में फ्रांस में पारित हुआ है। तो ये जो फ्रांस में ऐसा कानून आया है, ये दूसरे देशों के लिए एक मॉडल की तरह काम करेगा, यही राइटर का कहना है। और राइटर बताते हैं कि फ्रांस में यदि एबॉर्शन को लीगल किया गया है तो उसका इतिहास कितना पुराना है। यहाँ पर मेनली एक दो बुक का जिक्र किया जाता है, साथ ही साथ में कुछ महिलाओं का जिक्र किया जाता है जो कि एकदम कंधे से कंधा मिलाकर के डटी रही हैं इस लड़ाई में, इस अधिकार की लड़ाई में। There is a great potential for France and India to further women's rights across the world। इस पर आपको 250 शब्दों में आंसर लिखना है, तो उसका जो आंसर है इसी एडिटोरियल में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है फ्रांस के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है, वुमेन्स राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि किस प्रकार से अभी और भी ज़्यादा हमारे पास में क्षमताएं हैं, हमारे पास में कहना चाहिए मौका है कि कैसे करके हम जो है अपने देश की महिलाओं को, वर्ल्ड की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में हम मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है, उसकी जो लाइन रहेगी वो ये है कि भाई दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस और भारत में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। दोनों देशों को एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करी जाती है कि भाई वॉलंटरली टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी, स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करना। मेरी बॉडी है, मैं जब चाहूँगी, यदि मैं चाहती हूँ कि मेरा गर्भ ठहरे, मैं बच्चा रखूँ तो रखूँगी, और मुझे जब लगेगी कि नहीं मैं इसको नहीं रख सकती तो मैं नहीं रख सकती। इतनी आज़ादी महिलाओं को होनी चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, एबॉर्शन करवाना कोई महिला क्यों चाहेगी? आज के समय में ऐसा जो है कोई भी ऐसे अपने मन मर्जी से नहीं करवा लेती है। उसके पीछे भी कुछ कारण रहता है, तभी जा कर के लोग एबॉर्शन कराते हैं। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कुछ कुछ रेप पीड़ित महिलाएं होती हैं, ठीक है, जिनको रेप के चलते चलते प्रेगनेंसी आ गई है। उन महिलाओं को, उन बच्चियों को अपना एबॉर्शन करवाना पहले नंबर का रीज़न ये है। उनको यदि लग रहा है कि मेरे बच्चे में कोई डेफिशिएंसी आ सकती है, इस कारण से वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। उनको लग रहा है कि हमें अभी एक लड़की है, अब हमको चाहिए लड़का। देख लिए कि लड़का नहीं, फिर लड़की छो रही है इस बार, तो वो सोचे कि नहीं इस बार मैं एबॉर्शन करा लेती हूँ। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि सरकार इस प्रकार से इस चीज़ में कानूनी कार्यवाही करती है ना, तो आज के समय में क्या हो रहा है, चोरी छिपे हर चीज़ हो रही है। इसका मतलब ये हो गया है कि सरकार ने यदि इसको कानूनी अपराध घोषित कर दिया है, तो महिलाएं सेफ तरीके से नहीं, अनसेफ तरीके से एबॉर्शन कराने को मजबूर हो गई हैं। इससे उनकी हेल्थ के ऊपर भी खतरा है, साथ ही साथ में बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी खतरा है। तो 4 मार्च 2024 को फ्रांसीसी संविधान में महिलाओं को स्वेच्छा से गर्भावस्था समाप्त करने की स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमेशा याद करा जाएगा। कब की डेट है? 4 मार्च 2024 को हमेशा याद किया जाएगा। फ्रांस ने फ्रीडम दे दिया है महिलाओं को कि आप वॉलंटरली टर्मिनेट कर सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी को, स्वेच्छा से गर्भावस्था आप समाप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से देखा जाए, गर्भपात को वैध बनाने की 49 साल बाद फ्रांस ने इसको संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है, और वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है। आज से 50 साल पीछे भी यदि हम जाते हैं ना, तो उस समय में भी कुल मिलाकर के महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था कि आप जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए, ये जो निर्णय है दुनिया भर में महिलाओं को एकजुटता का, एक सार्वभौमिक संदेश भेजने का काम करता है। अब हम ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क की बात करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करेंगे कि कैसे करके महिलाओं ने इन अधिकारों को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर एक बुक का उल्लेख किया जाता है, और इस बुक ने सबसे बड़ी भूमिका अदा करी है महिलाओं को अधिकार दिलाने के मामले में, जिसका नाम था द सेकंड सेक्स। बुक का क्या नाम है? द सेकंड सेक्स। तो वी हैव टू गो बैक टू द ईयर 1949। आज की नहीं, आज से हम 1949 की बात कर रहे हैं, जबकि फ्रेंच फेमिनिस्ट आइकन सिमोन डी बीवियर ने पब्लिश किया था द सेकंड सेक्स। किताब पब्लिश हुई थी 1949 में। फ्रांसीसी नारीवादी आइकन सिमोन डी बेवॉयर फ्रांसीसी नारीवादी आइकन है। 1949 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। ये किताब काफ़ी लंबी है, एंड यदि हम बात करें इसके सेकंड वॉल्यूम की, विच ओपन्स विद द इनफेमस स्टेटमेंट टर्न फेमिनिस्ट मोटो, वन इज़ नॉट बॉर्न but rather becomes a woman, Beauvoir dedicate an entire section to abortion in the chapter on motherhood।
कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि हम इसके सेकंड वाले चैप्टर की तरफ में जाते हैं ना, कि कोई भी महिला कब अपने आप को बोल सकती है कि नहीं मैं स्त्री हूँ, जब उसको गर्भपात का अधिकार मिल जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो बेवॉयर हैं वो चैम्पियंस करती हैं, वकालत करती हैं वुमेंस की राइट्स को, टू फ्रीडम ऑफ चॉइस विच इज़ एसेंशियल टू एक्सटेंटलिज्म। वो हमेशा से ही वकालत करती रही हैं कि भाई महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए ताकि महिलाओं का अस्तित्व बना रहे इस दुनिया में। उनका कहना है कि अगर हम उसकी देखभाल करना, महिलाओं की देखभाल करना चाहते हैं, सरकार चाहती कि हम महिलाओं की देखभाल करें, तो उसको फिर उसकी शर्त के हिसाब से लाइफ आप दे दीजिए। मतलब आप गर्भ निरोधक के अलावा मुफ्त, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार भी दीजिए महिलाओं को, ऐसा इन्होंने वकालत करी है। तो हालांकि यदि हम बात करें एबॉर्शन की, तो उस समय में लार्जली प्रैक्टिसाइज किया जाता था ड्यूरिंग बिवियरस टाइम, उस समय में गर्भपात होता था। ए वुमेन कुड बी सेंटेंस अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और ऐसी महिलाओं को 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था। उनका कहना है, देखिए हर महिला को मुफ्त, सुरक्षित, कानूनी गर्भपात आप अवेलेबल कराइए। गर्भपात का विकल्प बैक स्ट्रीट गर्भपात है। यदि आप ऐसे कानूनी अधिकार नहीं दोगे तो चोरी छुपे ये काम होने वाला है, जिसके चलते चलते रक्तस्राव, सेप्टिसीमिया और मृत्यु जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद इनका जो बयान था, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनॉर्क्स की लेवेनमेंट में मार्मिक आत्मकथात्मक लेख की याद दिलाता है, जहां वो 1963 में अपने अवैध गर्भपात की कहानी सुनाती हैं। तो when the second sex books was published in 1949, the text was immediate success and translated into dozen of languages। बोला जा रहा है कि जब ये किताब प्रकाशित हुई थी ना, तो ये बुक काफ़ी सफल मानी गई। दुनिया भर की दर्जनों भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ था, जिससे फ्रांस में गर्भपात को वैध बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल पिटीशन की, जो कि दायर करी गई थी, एंड इसका नाम रखा गया था मैनिफेस्टो ऑफ द 343। 1971 में बीवॉयर ने एक और चीज़ लिखी, मतलब पिटीशन दायर करी, जिसका नाम लिखा गया था मैनिफेस्टो ऑफ द 343। इसको साइन करी थी 343 एमिनेंट वुमेन ने। 343 प्रतिष्ठित महिलाओं ने इस पे सिग्नेचर करा था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि हमने एबॉर्शन कराया है। इसके बाद इस पिटीशन को पब्लिश किया गया था फ्रेंच सोशल डेमोक्रेटिक मैगजीन ले नोवेल ऑब्जर्वेटर में। स्टार्ट विथ हिज पावरफुल स्टेटमेंट 1 million वुमेन इन फ्रांस हैव अबॉर्शन एवरी ईयर। शुरुआत कैसी करी जाती है इस पिटीशन की, 1 मिलियन महिलाएं फ्रांस में हर साल एबॉर्शन करवाती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं घोषणा कर रही हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा गर्भपात हुआ है। जिस तरह हम गर्भ निरोधक तक मुफ्त मांग करते हैं कि भाई जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय हैं, मीन्स हैं, उसके जो साधन हैं, हमें वो फ्री में आप दिलाइए, तभी तो हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खरीद नहीं सकते, तो इसके कारण क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती जाती। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं ने डिमांड करी थी कि हम एबॉर्शन को लीगल बनाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, इसकी आज़ादी हमको मिलना चाहिए। अब इसका क्या रिजल्ट हो सकता था, तो सिविल डिसओबीडियंस का जो आप काम करे हैं, सविनय अवज्ञा का ये जो काम आप करे हैं, इससे हाइपोक्रासी ऑफ सिस्टम को आपने क्या है दुनिया के सामने रखा है। साथ ही साथ में इससे दिक्कत ये हो गई है, सरकार की कमी को आपने दुनिया के सामने उजागर करे हैं, लेकिन साथ ही में ये एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता। इंस्ट्रूमेंट का इसने काम किया था, वेल लॉ आया था 4 years लेटर। इसके 4 साल बाद वेल कानून आया।
जिसने डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया था एबॉर्शन को फॉर फ्रेंच वुमेन। किसी भी फ्रेंच वुमेन ने यदि वुमेन ने एबॉर्शन कराई है तो उसको जेल की सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा ये कानून कहता है। तो इसका जो नाम रखा था ना, उस समय में जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे एंड वुमेन्स राइट आइकन सिमोन वेल के नाम पर ही इस कानून का नाम पड़ा था। कुल मिलाकर के देखा जाए, ये जो किताब है सेकंड सेक्स रिमेन्स अनटिल टुडे ए फाउंडेशनल बुक फॉर मॉडर्न फेमिनिज्म। आज के समय में जितनी भी नारीवाद महिलाएं हैं उनको प्रेरित करने का ये काम करती है। और ये बुक नहीं है, ये अपने आप में एक प्रकार से महिलाओं की आवाज़ है, आप ऐसा कह सकते हैं। बाद में इसका पहली बार हिंदी में अनुवाद 1991 में भारतीय नारीवादी और उपन्यासकार प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के रूप में किया था। ठीक है, और जिसका यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है द निगलेक्टिंग ऑफ वुमेन, महिलाओं की उपेक्षा। और यही कारण है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हिंदी प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने 2022 में एक नया अनुवाद शुरू करने का फैसला लिया, जिसका मोनिका सिंह ने सीधे फ्रेंच से अनुवाद किया था। तो 2 खंडों में से पहला हाल ही में पिछले महीने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के दौरान जारी किया गया था, जिससे हिंदी पाठकों को कुल मिलाकर के इस बुक तक डायरेक्ट पहुंच मिल चुकी है। इसके साथ ही साथ बोला जाता है ये जो हिस्टोरिक डिसीजन आया है ये उस ओकेज़न को हमें याद दिलाता है जो कि एक और आइकॉनिक चैम्पियन मानी जाती हैं वुमेन्स राइट की। कहाँ पर? यूरोप में। साइमन वेल की बात करें, जो कि फ्रेंच पॉलिटिशियन थी, जो सरवाइव करी थी नाजी डेथ कैंप में। जगह का नाम है कौन सी? ऑस्टिच। बोला जाता है कि उन्होंने 1975 में फ्रांस में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गर्भपात को वैध बनाने वाले कानून के लिए प्रयास किया और यूरोपीय संसद की पहली महिला नेता बनी। इन्हीं के प्रयास से आज आप देख रहे हैं कि फ्रांस जैसे देश में गर्भपात को लीगलाइज किया गया है, कानूनी अधिकार प्रोवाइड किया गया है। पैंथियन उन एमिनेंट फिगर्स में गिनी जाती हैं हु स्टिल इंस्पायर्स ऑल दोज हु फाइट फॉर वुमेन्स राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और महिला नेता का यहाँ पर नाम दिया गया है, पैंथियन। एंड हम ये होप करते हैं साइमन वेल एंड साइमन डी बीवेयर आज के समय में प्राउड फील कर रही हैं कि कैसे करके फ्रांस ने अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उनकी लिगेसी को, उनकी विरासत को कैसे करके फ्रांस आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नारीवादी विदेश नीति का भी जिक्र किया जाता है। फ्रांस हमेशा से ही एक नारीवादी विदेश नीति का समर्थक रहा है और एक समर्पित रणनीति के साथ जो अपने सभी द्विपक्षीय उपक्रमों में, मतलब यदि हम देखें तो इसकी जितनी भी बायलैटरल अंडरटेकिंग है, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, एडवोकेसी है, मल्टीलैटरल बॉडीज़ में, ये सारी की सारी चीज़ों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जनरेशन इक्वालिटी फोरम जैसी चीज़ें हम देखते हैं। 2021 में फ्रांस ने को चेयर्ड किया था जनरेशन इक्वालिटी फोरम, जो कि उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फेमिनिस्ट इवेंट के अंतर्गत आता है जब से बीजिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हुआ था 1995 में। इसके बाद महिलाओं की वकालत करने वाला ऐसा कोई यदि फोरम था तो वो था जनरेशन इक्वालिटी फोरम, जहाँ पर सिविल सोसाइटी एंड यंग पीपुल पार्टिसिपेट किए थे। भारत की क्या स्थिति है? तो देखिए, भारत ने ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमेशा से ही इंडिया इस मामले में अपने आप को आगे रखने की कोशिश किया है। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं महिलाओं के राइट्स को लेकर के कि हम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाएंगे। इसमें इंक्लूडिंग है डेवलपमेंट गोल 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। इसके बाद हम ज्वाइन किए हैं 2019 में बेरियार्ड पार्टनरशिप फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड रिसेंटली हमने मेंबरशिप धारण किया है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन्स की।
इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा खर्चा करना चाहिए चुनावी कैंपेन के दौरान, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि जिस प्रकार से आज के समय में बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले या फिर अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्चा कर रही हैं, इसमें क्या कोई लिमिट होना चाहिए और कैसे करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, कैसे करके पकड़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए पब्लिक मनी के यूज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिली थी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में। सॉरी, ये 2004 नहीं, ये 2014 होगा। ड्यूरिंग द रन अप टू द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा ऑफ 2004, द भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट पुट आउट एडवर्टीजमेंट विद द टैगलाइन इंडिया साइनिंग। उस समय में इंडिया ने अपनी टैगलाइन दिखाया था कि इंडिया किस प्रकार से साइन कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही और ये सारी चीज़ हुई थी। और ऐड यदि आप दिखा रहे हैं तो इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता के टैक्स का पैसा है और आप इस प्रकार से उड़ा रहे हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। जहाँ पर सरकार कुछ ना करे, कोई किसी की ना सुने, उस समय में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता ही है। कुल मिलाकर के बीजेपी ने उस समय में जो कैंपेन किया था उसी ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी। पब्लिक मनी को किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये पता चला था कि देखिए लगभग 150 करोड़ खर्चा किया गया था इस कैंपेन के लिए। एंड देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट कैंपेन माना जाता है अभी तक का। 150 करोड़ रुपया विज्ञापन में आपने खर्चा कर दिए हैं, अभी तक का ये सबसे बड़ा खर्चा माना जाता है। यदि हम पिछले 2 दशकों की बात करें, 20 साल की बात करें, तो ये जो ट्रेंड है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हर जगह हमको देखने को मिलता है। जहाँ पर आप देखेंगे जो स्पेंडिंग है, विज्ञापन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाता है बिफोर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा का चुनाव जैसे कि अभी 2024 में आने वाला है, बहुत सारे स्टेट में जब भी चुनाव आने वाला रहता है तो उस समय, उसके कुछ समय पहले ही आप देखेंगे नेता लोग प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, किसका पैसा है और क्यों इतना हम नेता लोगों को खर्चा करने दे रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर राइज होते हैं। देखिए सरकार का ये कर्तव्य है कि लोगों के लिए आप जो जो स्कीम लाए हैं वो उनको बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सीधे सीधे चुनाव के साथ में जोड़ करके देखिए और कैसे करके हम लोगों से वोट हासिल कर लें। ये इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं होना चाहिए और यहीं पर फिर बात गड़बड़ हो जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है क्यों भैया इतना पैसा आप क्यों खर्चा कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोलेंगे हम क्या करें सर, हम तो लोगों को अपनी स्कीम के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि उनको स्कीम का फ़ायदा मिल सके। सीधा सीधा सरकार ये जवाब देती सुप्रीम कोर्ट को, आप ये समझ लीजिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये एसेंशियल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि आप अवेयरनेस फैलाइए अपनी स्कीम एंड पॉलिसीज़ के बारे में जनता तक, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति, दूर दराज एरिया में जो व्यक्ति है, उस तक उस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ दशकों तक ये जो काम है पब्लिक मीटिंग के माध्यम से किया जाता था। यदि हम लास्ट 30 साल की बात कर लें, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जिसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बनाई जा सकती है। हालांकि प्रेजेंट में देखा जाए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट बिफोर इलेक्शन टेंड टू कैंपेन ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड एस्टेब्लिश पर्सनालिटी कल्ट।
आज के समय में ऐसा हो गया है कि देखिए, चुनाव आने के पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाती हैं। गवर्नमेंट एडवर्टीज़मेंट पब्लिशमेंट में या फिर उसका ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, इस प्रकार के काम में ये लोग लग जाते हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसमें क्या चीज़ गिनाया जाएगा, 2014 के बाद से क्या हुआ। 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ, तो 2014 के बाद में ही सब कुछ हुआ है। इस प्रकार के विज्ञापन कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, कुल मिलाकर के आप वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से। डेटा यदि हम देखें 2018-19 से 22-23 तक कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो इंटरनेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3020 करोड़ रुपया खर्च करी है विज्ञापन के ऊपर 2018-19 एंड 2022-23 के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर यह भी नोट किया जाना चाहिए, जो अमाउंट खर्च किया गया था वह सिग्निफिकेंटली हायर 1179 करोड़ ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर 2018-19 एस अगेंस्ट 408 करोड़ इन 2022-23। 2022-23 में आपने कितना खर्चा करा, 408 करोड़ खर्चा करा, लेकिन 18-19 में आपने 1179 करोड़ रुपया खर्चा किए थे। एंड बोला जा रहा है कि अगला जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इसमें ये सीमा भी लोग पार करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की यदि हम बात करें, हालांकि मई 2015 और मार्च 2016 में अपने आदेशों के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों के विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी आप देखेंगे, समान स्तर के खेल के मैदान को बिगाड़ने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने की बात आती है तो सत्तारूढ़ सरकारों को चुनाव से पहले फायदा होता ही है। जब भी प्रचार प्रसार की बात आएगी ना, तो जो सत्ता में पार्टी है हमेशा उसी को ही फायदा होने वाली है। हालांकि ऐसे नियम कानून जिनका पालन करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोचती हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यदि हम इंडियन इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो ये एक नॉर्म बन गया है कि जो लिमिट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की, आप उसको पार कर जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उड़ा सकते हैं पैसा उड़ाइए और चुनाव में जीत हासिल करिए। फैक्ट वाली बात यह है कि आप इस प्रकार से यदि इस सीमा को उल्लंघन कर रहे हैं तो इसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द इसेंशियल ट्रेड्स फॉर विनिंग एन इलेक्शन। यदि आपने इससे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करे लिमिट से, तो आप जीतने वाले नहीं हैं। नेता लोगों के मन में ये चीज़ बैठ चुकी है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट की बात करें किसी भी कैंडिडेट के लिए, वो है 95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इन लार्जर स्टेट एंड 75 लाख है स्मॉलर स्टेट के लिए। तो यदि हम खर्चा की बात करें, कितना खर्चा करना है भाई आपको, तो जो चुनाव खर्च की सीमा है प्रति लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से 95 लाख है, मतलब बड़े स्टेट के लिए है, और छोटे राज्यों में 75 लाख लिमिट रखी गई है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो कैंडिडेट है ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो इस सीमा को पार कर जाते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर पार कर जाते हैं। इवन व्हेन वी डू नॉट कंसीडर द इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड गिफ्ट टू द वोटर। इसमें अपन ने कैश को नहीं जोड़ा है, इसमें अपन ने गिफ्ट को नहीं जोड़ा है, खाली खर्चा की हम बात कर रहे हैं। ये लोग लिमिट को कैसे करके क्रॉस करे जाते हैं। भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है अभी तक यदि देखा जाए। ऑफिशियल एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया गया था बीजेपी एंड कांग्रेस के द्वारा 2019 के इलेक्शन में, वो था 1264 करोड़ खर्चा करी बीजेपी ने और 820 करोड़ रुपये खर्चा करी थी कांग्रेस ने। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, उसमें बताया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लगभग खर्चा कर रही हैं 50,000 करोड़ रुपया ड्यूरिंग द इलेक्शन, विद बीजेपी स्पेंडिंग अबाउट 50%। टोटल इनने 50,000 करोड़ रुपये खर्चा कर दी, उसमें से आधा पैसा खर्चा कर रही है अकेली बीजेपी।
एंड 20% हिस्सेदारी किसकी है, कांग्रेस की रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी सजेशन मिला है कि 35% जो पैसा है वो कैंपेन में खर्चा हो रहा है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, रैली हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, एंड 25% डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वोटर्स को इलीगल तरीके से, नोट के बदले वोट, नोट के बदले वोट, और इसकी कोई जांच नहीं करता, ईडी वीडी कोई भी नहीं करता है। अब सरकार के पास में पैसा कहाँ आ रहा है? सरकार के पास में पैसा आ रहा है कंपनियों के द्वारा दिए गए चंदे से, कारोबारियों से। इस प्रकार से देखा जाए, जो डोनर है और जो लीडर है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देता है। सरकार के डिसीजन उस कंपनी के हिसाब से ही आएंगे, आप हम लोगों के हिसाब से नहीं आएंगे, हमने तो 1 रुपये नहीं दिए, ऐसा हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ब्रिटेन जैसे जो बड़े लोकतंत्र हैं यहाँ पर भी चुनाव महंगा ही है। हालांकि वोटों के बदले नगद वितरण के साथ साथ अधिकांश दान की जो अपारदर्शी प्रकृति है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को कमज़ोर बना देती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड को रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है? मैं गया एसबीआई, दूसरी जगह मुझे बॉन्ड नहीं मिलेगा, मैं बोला लो सर मुझे 10,000 रुपये का बॉन्ड दे दो, ठीक है। अब उन्होंने 10,000 रुपया का बॉन्ड मेरे को थमा दिया और ये वाला बॉन्ड चला गया बीजेपी के खाता में। ये चीज़ किसको पता है? मुझे पता है और एसबीआई को पता है, और पता चल गया उस बीजेपी वाले को भी, क्योंकि सत्ता में भी बीजेपी बैठी है, सरकार का एसबीआई है। तो कुल मिलाकर के उस चीज़ की जानकारी बीजेपी को मिल गई है। अब बीजेपी क्या काम करती है, वो मेरे हिसाब से डिसीजन लेती है। पैसा दिया हूँ मैं तो मेरे को तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको रद्द कर दिया है। हालांकि अब यदि हम कुछ कुछ डिसीजंस की बात करें, जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 का एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 की बात करें, जो कि कितनी पैसा दिया जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए, इस प्रकार की जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है और आयोग विधि आयोग है, ये बोलते हैं कि सरकार को ही पैसा देना चाहिए इस प्रकार के कैंपेन के लिए। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए, इस चीज़ को हम लागू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच में सर्वसम्मति होना चाहिए, और इस प्रकार सरकार यदि पैसा देने लग जाए तो उनको मानदंड फॉलो कराने में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी आने वाली है। कुछ कुछ उपाय हैं जो कि राइटर के द्वारा बताए जाते हैं, जैसे कि किसी भी आम चुनाव से 6 महीना पहले सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरे नंबर का जो काम ऐसा है, कानून में अपन को कुछ संशोधन करना पड़ेगा कि किसी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी उम्मीदवार के लिए निर्धारित चुनावी व्यय की सीमा के भीतर ही हो, ये पॉलिटिकल पार्टी ही निर्धारित करे। तीसरे नंबर की बात यह है कि एक्सपेंडिचर में पॉलिटिकल पार्टी खुद सीलिंग लगाए। दिस में बी केप्ट एट नॉट मोर देन द एक्सपेंडिचर सीलिंग लिमिट provided for the candidate multiplied by the number of candidates of the party contesting to the election। और लास्ट नंबर में बोला जाता है कि कुछ कुछ एडिशनल हम जज उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, जो कि यदि चुनाव से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है कोर्ट में तो उसको जल्दी से जल्दी निपटा सकें। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम जाएं तो इंडिया ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। ऐसा हो सकता है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो वो कौन कौन से 4 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंडिया ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, शॉर्टकट में इसको FTA बोलते हैं, 4 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जिसका नाम है आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। संडे के दिन की ये बात है। इसमें गोल रखा गया है रीचिंग $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।
कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है? भारत में इन्वेस्टमेंट होगा एंड 1 मिलियन जॉब 15 साल में इससे पैदा होने वाली हैं, ऐसा सरकार का कहना है। द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट marks the second such full-fledged FTA signed after India's agreement with United Arab Emirates। इसके पहले हम यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में इस प्रकार का सौदा कर चुके हैं एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं काफ़ी कंसिडरेबल टैरिफ रिडक्शन होगा, इंक्रीज मार्केट एक्सेस एंड सिंप्लीफाई कस्टम प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है? स्वीडन का माल आएगा हमारे देश में, सरकार उसके ऊपर कम टैक्स लगाएगी, इसी को तो एफटीए बोला जा रहा है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़ की बात करें, विच आर सेपरेट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें से यूरोपियन यूनियन से कुछ अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। said that for the first time the FTA also included a chapter of commitment to human right and sustainable development। पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात करी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाती है। बोला जा रहा है कि EFTA स्टेट जो भी चीज़ एग्रीमेंट यहाँ पर होने वाला है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के माध्यम से इसको क्लियर किया जाएगा एंड बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये चीज़ हो सकती है। अगली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो गिग वर्कर्स से रिलेटेड है। गिग वर्कर्स लोग कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। गिग वर्कर की यदि हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, जोमेटो स्विगी में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं। नॉर्मली देखा जाए कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, कहीं कोई कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी उसका पीएफ काटती है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि मेडिकल की भी सुविधा दे देती हैं। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 8 घंटे काम करवाएंगी, इसके बाद कहेंगे कि आप हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी हैं जो कि आपको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स लोग हैं जो कि अपने काम में लगे हुए हैं, कंपनी इनको वर्कर नहीं मानती है। क्या बोलती है? इनको पार्टनर बोलती। काम कैसे लेती है इनको? मजदूरों की तरह। तो हमेशा से इनके अधिकारों को लेकर के आवाज़ उठते रही है। कॉन्स्टेंटली एट वर्क, ज़्यादातर आप देखेंगे कंटिन्यू ये हमेशा काम में ही रहते हैं। तो asked if they take a single day off in a week, 40% of the app-based worker surveys said no। 40% लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें हफ्ते में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं हो रहा है, वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है। कोई बोलते हैं कभी कभी मिल जाती, कोई बोलते हैं नहीं, कोई बोलते हैं यस, कोई बोलते हैं नो। मतलब सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बोलते हैं कि भाई हमें सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। Almost a third of app-based cab driver work over 14 hours a day। 14 घंटे से भी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, जबकि 83% से भी ज़्यादा काम करते हैं मोर देन 10 आवर्स एंड 60% वर्क ओवर 12 आवर्स। 8 घंटे की तो यहाँ पर बात ही आप भूल जाइए। और ये स्टडी निकली है 10,000 इंडियन कैब ड्राइवर हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, इनके ऊपर ये सर्वे कराया गया था। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है सोशल डिस्पैरिटीज़ को और भी ज़्यादा बताती है, जहाँ पर 60% से भी जो ड्राइवर हैं वो एससी कैटेगरी के आते हैं, एसटी कैटेगरी के आते हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि ओनली 16% फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी वर्क सच लॉन्ग आवर्स। जनरल कैटेगरी के लोग मात्र 16% ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, लेकिन 60% जो वर्कर हैं वो SC ST कैटेगरी वाले आ जाते हैं।